नमस्कार बच्चों, कैसा आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.4 और 13.4 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो आप जानोगे कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है कि रैंडम वेरिएबल्स का मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज हम पर्टिकुलरली फर्स्ट पार्ट लेकर आए जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि रैंडम वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है और हम रैंडम वेरिएबल्स का बहुत आसान तरीके से प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.4 का पहला पार्ट। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है और इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। देखिए रैंडम वेरिएबल्स की बात करें, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, नाम है इसका रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स को नॉर्मली हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि भाई रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है, किसे कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स, तो नॉर्मली हम लोग इसे डिफाइन इस प्रकार से करते हैं कि ये मेरा रैंडम वेरिएबल्स है जिसका डोमेन जो होना चाहिए वो सैंपल स्पेस होना चाहिए और रेंज जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है रैंडम वेरिएबल। एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस हो, जिसका डोमेन जो होना चाहिए वो आपका सैंपल स्पेस होना चाहिए और जिसका रेंज जो होना चाहिए वो कोई ना कोई रियल नंबर 0, 1, 2, 3 की बात करें होना चाहिए। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा डेफिनेशन है कि भाई रैंडम वेरिएबल की बात करें तो रैंडम वेरिएबल हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं या मैथ्स के उस पार्ट को बोलते हैं जिसका डोमेन जो हो वो सैंपल स्पेस हो और जिसका रेंज जो हो वो रियल नंबर आए तो रैंडम वेरिएबल्स कहता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन जो आपके बुक में भी दिया हुआ है यही है। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, सीधी सी बात है। अब सिंपल सी बात है कि ऐसी चीजें तो समझ में आती नहीं है क्योंकि हम तो मैथ्स करने आए, थ्योरी की बात ही नहीं कर सकते हम लोग। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके लिए कि मेरे पास दो कॉइन है और मैंने उसको टॉस किया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट टू कॉइन्स आर टॉस्ड। मान लीजिए कि मैंने दो कॉइन उछाल दिया। अब जब दो कॉइन टॉस करूंगा तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है? तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है भाई, सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है? या तो दोनों हेड होंगे, या तो दोनों टेल होंगे, या एक हेड होगा एक टेल होगा और एक टेल होगा और एक हेड होगा। ये हमने बहुत पहले से पढ़ा है। तो ये चीज हमें पता है कि भाई अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो ये चार सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, नाउ अब अगर मैं डिनोट करूं लेट एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, मैं x को डिनोट करता हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ हेड कितने हैं। तो पहले सैंपल स्पेस में देखिए, आप बोलोगे पहले सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? नंबर ऑफ हेड 2 हैं, तो पहले सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ हेड 2 हैं। दूसरे में बात करें तो यहां नंबर ऑफ हेड क्या है? तो 0 है। थर्ड में बात करें, थर्ड में देखो आप, अगर थर्ड में हेड और टेल में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? तो 1 है। और लास्ट में बात करें नंबर ऑफ हेड, टेल और हेड में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? तो 1 है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए सैंपल स्पेस है, देखिए सैंपल स्पेस है, ये भी सैंपल स्पेस है, ये भी देखिए सैंपल स्पेस का पार्ट है, ये भी एक सैंपल स्पेस का पार्ट है। तो डोमेन, ये डोमेन है, ये डोमेन हमें पता है, इसे डोमेन बोलते हैं। ये सब डोमेन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो कि सैंपल स्पेस का पार्ट है। और जो रेंज आया यानी 2, जो रेंज आया देखिए कोई ना कोई रियल नंबर है, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो जिसका डोमेन जो हो वो सैंपल स्पेस हो, जिसका डोमेन सैंपल स्पेस हो और जिसका रेंज रियल नंबर हो उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया बेटा? रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है जिसका डोमेन तो सैंपल स्पेस हो और रेंज जो हो कोई ना कोई रियल नंबर हो, उसे हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया। अब मान लीजिए कि मैं यहां जानता हूं कि x को मैं मानता नंबर ऑफ हेड, तो पॉसिबल नंबर ऑफ हेड, पॉसिबल नंबर ऑफ हेड, पॉसिबल नंबर ऑफ हेड क्या क्या आ सकता है? अगर पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो क्या क्या आ सकता है? देखिए या तो 2 हेड होंगे, या 0 हेड होगा,
या एक हेड होगा या एक हेड होगा। तो ओवरऑल अगर आप चारों को ध्यान से देखें तो पॉसिबल नंबर ऑफ हेड जो होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो या तो हम इसे बोलेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ हेड या हम बोलेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ एक्स। आप हेड को हटाकर एक्स भी लिख सकते हो क्योंकि आपने हेड को एक्स रिलेट किया था। तो आप ये भी लिख सकते हो पॉसिबल नंबर ऑफ एक्स। तो एक्स का जो पॉसिबल नंबर होगा वो क्या होगा 0 1 2। इसे बोलते हैं बेटा रैंडम वेरिएबल। ये है रैंडम वेरिएबल कि जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स है वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। जो रेंज था आपका या तो 0 था या 1 था या 2 था और कोई नंबर तो नहीं था। तो हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू जो एक्स है मेरा वो 0 1 2 है। तो इसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। नाउ अब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसको फिर हम एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें पहला जो होता है वो एक्स को डिनोट करता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या सकता है, या तो 0 था या फिर 1 था या फिर 2 था। यही तो था। 0 की बात करें तो 0 केवल एक ही बार था। एक ही बार था ना, चारों में से देखो, 4 में से 0 वाला ऑप्शन केवल एक ही बार था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। 1 की बात करें तो ऐसे दो केस थे। 1 की बात करें तो ऐसे दो बार ऐसा था। तो हम लिखेंगे 2/4 या 1/2 भी आप लिख सकते हो। और 2 की बात करें तो 2 देखो एक ही बार था तो हम लिखेंगे 1/4। क्या आपको समझ आ गया बेटा रैंडम वेरिएबल? ये था रैंडम वेरिएबल और ये इसकी प्रोबेबिलिटी। एक बात स्टार्टिंग से लास्ट बात समझ लो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा बेटा। रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है जिसका डोमेन जो हो वो सैंपल स्पेस हो लेकिन रेंज जो हो कोई ना कोई रियल नंबर हो। मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो ये सैंपल स्पेस बन गया। अब x मैंने मान लिया नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड देखो यहाँ नंबर ऑफ हेड 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो है वो तो या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। तो x की 3 वैल्यू पॉसिबल है तो इसे रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। और रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो जब आपने 0 लिखा तो 0 देखो 0 केवल एक ही बार आ रहा है तो 1/4। 4 केस में एक ही बार ऐसा हो रहा है। 1 की बात करें तो 1 देखो 2 बार आ रहा है तो 2/4 यानी 4 केस में से 2 बार ऐसा हुआ। और 2 की बात करें तो 2 केवल एक ही बार था तो 1/4। तो ये रैंडम वेरिएबल्स और ये इसकी प्रोबेबिलिटी। आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है। अब 2 बातें यहां पे समझने की जरूरत है। जितने भी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं बेटा जब आप इनका सम निकालोगे तो हमेशा याद रखना इनका सम जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। इट मीन्स 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 आप इन सब का सम करोगे। देखिए एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। 1 2 3 और 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1 आ गया। तो रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी आती है इनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी आती है, वैसे भी प्रोबेबिलिटी के सभी का सम करते हैं तो 1 ही आता है। तो रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाला था इन सब का सम करोगे तो 1 आएगा। और एक चीज और याद रखना है, रैंडम वेरिएबल में जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी, ध्यान रखना बेटा, ये कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस होती है प्रोबेबिलिटी की। तो रैंडम वेरिएबल की भी प्रोबेबिलिटी यही है, जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है उसका आंसर 0 या 0 से ग्रेटर होता है और 1 से या 1 के इक्वल होता है या 1 से लेस देन होता है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है कि रैंडम वेरिएबल का जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। सभी प्रोबेबिलिटी का सम कर दोगे तो 1 के इक्वल आएगा। सेकंड, जितने भी प्रोबेबिलिटी आती है रैंडम वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटी आती है या तो वो 0 या 0 से ग्रेटर होता है या 1 और 1 से लेस देन होता है। तो 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये रैंडम वेरिएबल की दो कंडीशंस है। तो ये जो पहला पार्ट में आपसे बात कर रहा था कि रैंडम वेरिएबल्स है इट्स प्रोबेबिलिटी, उसका कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो, सीधी सी बात है, आप सारे क्वेश्चन का आंसर जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके एक्सरसाइज में वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा और बाकी चीज हम चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 13.4 पार्ट 1। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए बेटा। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, इनमें से कौन से ऐसे हैं आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इनमें से कौन से, जो फर्स्ट पार्ट में आपको पार्ट दिया उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है आपको बताना है और आपको उसके लिए रीजन भी देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई चीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले पार्ट में आप ध्यान से देखो, जो प्रोबेबिलिटी है इस पे ध्यान दो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान दो। सबसे पहली कंडीशन देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने आपको दो कंडीशन बताया था। पहला, इन सब का सम 1 आना चाहिए और दूसरा,
इनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, 0 1 भी इंक्लूडेड होती है। तो पहली कंडीशन अगर हम ध्यान से देखें, इन सब का सम करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट ध्यान से देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0.4 0.4 0.2, इनका सम कीजिए। पहली कंडीशन 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, इन सब का सम करेंगे बेटा तो 4 8 और 10 1.0, देखिए 1 आ गया। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि 1 के इक्वल है। सेकंड कंडीशन, आप इन सब की प्रोबेबिलिटी देखिए, देखिए 0 से सब ग्रेटर है और 1 से लेस देन है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई इन सब का आंसर जो है वो 0 से तो ग्रेटर है और 1 से जो है वो लेस देन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव कर दिया आपने, क्योंकि आपने रीजन भी देना था, तो आपको सम करके दिखाना पड़ेगा 1, और इसका आंसर 0 से 1 के बीच में है, तो आप लिख सकते हो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आप देखते ही बता दोगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है। जो प्रोबेबिलिटी होती है कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। अभी मैंने आपको कंडीशन में बताया था, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, जबकि यहां पे दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी, आप यहीं पे आंसर लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नेगेटिव, probability of any distribution cannot be negative, hence this is not probability distribution, ये probability distribution नहीं है। क्यों नहीं है पता लग गया बेटा रीजन, क्योंकि probability कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से लेस देन नहीं हो सकता। क्वेश्चन की कंडीशंस यही है, सम करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पहले दिख रहा है कि नेगेटिव है तो आपको सम करने की नीड ही नहीं है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नेगेटिव, कि प्रोबेबिलिटी जो होती है कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं, तीसरे पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, यहां पर पहली कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है। फर्स्ट पार्ट में देखिए कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, तो पहले हम सम करके देख लेते हैं। तीनों का सम कीजिए, 0.6 प्लस 0.1 और प्लस 0.2, अगर तीनों का सम करोगे तो 0.9 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1। 1 के इक्वल तो नहीं आया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। पहली कंडीशन क्या थी कि सम 1 आना चाहिए, 1 तो नहीं आया, तो हम लिखते हैं दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनका सम जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, जो फोर्थ पार्ट है, पहली चीज तो सही है, पहली चीज तो मैं मानता हूं कि ठीक है कि भाई आपका कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है। यहां देखिए कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, माइनस का तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, तो हमें सम करके चेक कर लेना चाहिए एक बार कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूं सबको, 0.3 प्लस 0.2 प्लस आपका आ गया 0.4 प्लस 0.1 और लास्ट में 0.05, इन सब का सम निकाल के देख लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 10, 1 तो यही हो गया, तो यह आ गया 1.05 विच इज नॉट इक्वल टू 1। इसका सम जो आया 1.05 आया विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनका सम कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। कंडीशन याद है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि सबका जो सम है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, और सभी जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो सम तो 1 के नहीं इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यही लाइन आप यहां पे लिख दोगे, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे आपने रीजन दे ही दिया कि 1 के इक्वल नहीं है। समझ आ गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए, पढ़िए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, एक थैले के अंदर 5 रेड बॉल हैं, 5 आपके रेड बॉल हैं एंड 2 आपके ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन, अब उन बॉल के अंदर से आपने 2 बॉल निकाले, 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन, 2 बॉल को निकाला गया। लेट एक्स, यहां जो एक्स जो डिनोट करता है वो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो आपको केवल ब्लैक बॉल से मतलब है, ठीक है बेटा।
आपको केवल ब्लैक बॉल से मतलब है। एक थैले के अंदर आपको बोला जा रहा है, एक थैले के अंदर जो है वो 5 रेड बॉल है एंड 2 ब्लैक बॉल है। यहाँ एक्स जो डिनोट करता है वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो अगर ऐसा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझाता हूं। एक थैले के अंदर बच्चों 5 एक थैले के अंदर आपके पास 5 रेड है एंड 2 ब्लैक बॉल है। 5 रेड हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं और आपको कहा गया कि भाई 2 बॉल आपने निकाले हैं। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स रिप्रेजेंट करता है ब्लैक बॉल को। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लैक बॉल को। तो लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कि मैंने जो बॉल निकाला दोनों ही ब्लैक बॉल निकला हो। भाई 2 बॉल निकाला था मैंने, हो सकता है दोनों ही ब्लैक निकला हो सकता है कि दोनों में से एक ब्लैक हो तो एक रेड होगा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में से एक भी ब्लैक ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने 2 बॉल निकाले हैं तो हो सकता है कि दोनों ब्लैक हो, या हो सकता है एक ब्लैक हो, या हो सकता है कोई भी ब्लैक ना हो। यहां पर इस एक्सरसाइज में ना आपको नंबर्स के बेस पे लेट करना होता है कि अगर आपने ब्लैक निकाले तो कितने ब्लैक आप तक पहुंचे। दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं, एक ब्लैक भी हो सकता है, 0 ब्लैक भी हो सकता है। तो नंबर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा या तो 0 होगा, एक भी ब्लैक बॉल नहीं निकला, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। 0 का मतलब क्या? आपके पास एक भी ब्लैक बॉल नहीं मिला आपको, एक ब्लैक बॉल निकला और 2 ब्लैक बॉल निकले। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा वो 0, 1 और 2 होगा। इसके अलावा इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है, इज एक्स, जो एक्स है क्या ये रैंडम वेरिएबल है? तो हम इसके लिए बड़ा सिंपल सा जांच कर सकते हैं। जब आप 2, अगर हम 2 की बात करें, ब्लैक बॉल की बात करें, दोनों आपके ब्लैक बॉल निकले, 2 के 2 ब्लैक बॉल आपने निकाल लिए, दोनों ब्लैक बॉल निकले। 2 बॉल निकाले थे आपने, दोनों ही ब्लैक बॉल निकाले आपने। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है? दोनों में से एक ब्लैक बॉल निकाले। और थर्ड क्या है कि 0 ब्लैक बॉल, एक भी ब्लैक बॉल है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जो लाइन से इस प्रकार से चल रहा हो, 0, 1, 2, 3, बीच में गैप ना हो, तो ये हमेशा रैंडम वेरिएबल होता है। हालांकि आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन से कि 2 में से 2 ब्लैक बॉल निकले, 2 में से 1 ब्लैक बॉल निकला और 2 में से 0 ब्लैक बॉल निकला। इस प्रकार से आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के भी शो कर सकते हैं, बट यहां पर नीड नहीं है। सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। तो मैं आपको तरीका बता सकता हूं, कभी भी लाइन से हो तो ये हमेशा रैंडम वेरिएबल होता है। बाकी आपके पास टाइम हो तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देख लेना। 2 के लिए कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे भाई? 2 में से 2 ब्लैक, और टोटल देखिए क्या है, टोटल 7 बॉल है, तो 7 में से 2 बॉल। यहां पर क्या लिखोगे? 7 में से 2 बॉल, और यहां भी क्या लिखोगे? 7 में से 2 बॉल। तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखना, तब भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आंसर लिखेंगे यस, यस दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए कभी भी ये चीज याद रखना कि अगर लाइन से चल रहा हो तो ये हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अगर आपको टाइम हो तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के चेक कर लेना कि वाकई में है या नहीं है। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है इस बात पे ध्यान दीजिए। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड का डिफरेंस, एंड द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम। एक कॉइन को 6 बार टॉस किया गया, एक कॉइन को 6 बार उछाला गया, तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का जो डिफरेंस है वो एक्स रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉइन को टोटल 6 बार उछाला है और आपसे पूछा जा रहा है भाई इसमें नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस जो है वो एक्स है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ हेड्स कि नंबर ऑफ हेड्स है, यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ टेल्स, और x क्या रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस। डिफरेंस किसका? डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल, नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? नाउ अब एक एक चीज को ध्यान से देखना। आपने कॉइन को टोटल 6 बार उछाला था, आपने कॉइन को टॉस कितनी बार किया था? 6 बार।
तो हो सकता है कि भाई 6 के 6 हेड आए, जो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर 6 हेड होंगे तो 0 टेल होगा, सीधी सी बात है। आपने कॉइन को कितनी बार उछाला? 6 बार उछाला। अगर 6 के 6 हेड है तो टेल कितने हुए? 0। अगर आपके पास 5 हेड है, अगर आपके पास 5 बार हेड आया तो 1 बार टेल आया होगा। अगर 4 बार हेड आया तो 2 बार टेल्स आया होगा। अगर 3 हेड आया तो 3 टेल्स भी आया होगा। अगर 4 हेड आया तो 2 टेल्स आया होगा। अगर आपके पास, सॉरी अगर ये उल्टा कर दिया ना, ये आपका उल्टा हो गया ना, हमें और नीचे जाना था। ठीक है, वापस आते हैं। अगर आपके पास 3 हेड आया तो 3 टेल आएगा। अगर आपके पास 2 हेड आया तो 4 बार टेल आएगा। और अगर आपके पास 1 हेड आया तो 5 बार टेल आएगा। और अगर आपके पास 0 हेड आया तो 6 टाइम टेल आएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो x रिप्रेजेंट करता है। x मतलब रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। x क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। तो इन दोनों का डिफरेंस, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, डिफरेंस देखना है बस। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं, डिफरेंस दोनों में अंतर कितने का है, फर्क कितने का है। तो 6 और 0 में 6 का डिफरेंस है, 5 और 1 में 5 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, सॉरी 5 और 1 में 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ 4 आ जाएगा। समझ आ गया बेटा? यहाँ 4 का डिफरेंस है। ऐसे ही 4 और 2 में आपके पास 2 का डिफरेंस है। 3 और 3 में आपके पास 0 का डिफरेंस है। 4 और 2 में आपके पास 2 का डिफरेंस है। यहां आपको ध्यान रखना है कि 2 में से 4 माइनस करोगे तो भले ही -2 आ रहा है, लेकिन मॉडुलस लगा के इक्वल टू 2 लिखेंगे। ठीक है बेटा? क्योंकि हमें डिफरेंस जाना है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि फर्क कितने का है। तो 2 और 4 में 2 का फर्क है, 1 और 5 में 4 का फर्क है, और 0 और 6 में 6 का डिफरेंस है। तो देखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। या तो 0 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 आ रहा है। यहां भी यही आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 आ रहा है। इनके अलावा तो कोई नंबर नहीं आ रहा नया। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, आपसे यही पूछा जा रहा था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या क्या आ सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या पॉसिबल था? या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। बच्चों ये कहा जा रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। दोबारा बताता हूं, एक कॉइन को 6 बार उछाला गया, तो अगर एक कॉइन को 6 बार उछाला जाएगा तो 6 हेड आएंगे, तो 0 टेल आएगा। 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6, इस प्रकार से हेड और टेल का एक टेबल बना लेंगे। और x जो रिप्रेजेंट करता है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस जो भी होगा लिख लेंगे। और x हमें पूछा जा रहा है कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। या तो 0 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 4 या 6। तो ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ आपका x कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लिया। क्या कुछ और पूछा जा रहा है? केवल यही पूछा जा रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो जो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 4 पर ये क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ हेड का इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। आपको एक कॉइन को 2 बार उछालना है, 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। देखिए जब हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ का पहला पार्ट, सबसे पहले जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो ना, 2 कॉइन को आपने टॉस किया है, तो नंबर ऑफ हेड क्या क्या पॉसिबल है। या तो हो सकता है कि भाई एक भी बार हेड ना आए। 2 आपने कॉइन टॉस किया है, बड़ा सिंपल तरीका है सोचने का। 2 कॉइन आपने टॉस किया, हो सकता है कि भाई एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है कि एक हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों हेड आ जाए। तो 3 वैल्यू पॉसिबल है x की, इसे बोलेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज नंबर ऑफ हेड। हमने मान लिया कि x जो है वो नंबर ऑफ हेड है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी। हो सकता है भाई एक भी बार हेड ना आया, हो सकता है एक बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए। ठीक है बेटा? अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तरीका देखिए। लेट h इज हेड, हमने मान लिया h जो है वो हेड है, और t इज टेल, t जो है वो हमारा टेल है। यहां पर आपको 3 कॉइन के बारे में सोचना नहीं है, केवल एक कॉइन के बारे में सोचना है। सिंपल एक कॉइन के बारे में सोचिए जी। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/2। ऐसे ही जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 1/2। यही बात होती है ना। आपको यहां पर 3 कॉइन के बारे में सोचना है, केवल एक कॉइन के बारे में सोचना है। अब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में सीखने वाले हो, रियलिटी में अब आने वाले हैं क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपने आपसे पूछिए, क्या आपको यह समझ में आ गया कि अगर 2 कॉइन को उछालेंगे तो नंबर ऑफ हेड या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। ये x की पॉसिबल वैल्यू हो गई।
अब हेड और टेल, जब एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड आएगा टेल आएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखिए कमाल, सबसे पहले पहला लेके चलते हैं जीरो। जब हम कहते हैं कि x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, दोनों बार टेल आया होगा। x इक्वल टू जीरो का मतलब है दोनों बार आपके पास टेल आया होगा, यानी पहला भी टेल आया होगा और दूसरा भी टेल आया होगा। आंसर आ गया 1/4। आप कहते हो कि एक हेड आया, एक हेड का मतलब क्या है, या तो एक हेड आया होगा और एक टेल आया होगा, या तो ये कंडीशन हुआ होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक टेल आया हो या एक हेड आया हो, यही तो हो सकता है। अगर आप कहते हो कि एक हेड आया, अगर एक हेड आया का मतलब क्या, या तो हेड आया और टेल आया होगा, या फिर टेल और हेड आया होगा। तो हेड और टेल, इट मींस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस टेल और हेड, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2 और 1/2। तो ओवरऑल ध्यान से देखो तो 1 की 1 से करोगे तो 1/4 प्लस 1 की 1 से करोगे तो 1/4 ये आ जाएगा 2/4। आप कैंसिल कर लोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 1/2। समझ में आ गया बेटा क्या करा हमने। दोबारा देखिए, आप कहते हो कि मेरा एक भी बार हेड नहीं आया, भाई एक भी बार हेड नहीं आएगा मतलब क्या है, दोनों बार टेल आया, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालिए। आप कहते हो एक बार हेड आया, एक बार हेड मतलब एक बार हेड आया होगा या टेल आया होगा, या टेल आया होगा हेड आया होगा। तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल और हेड की प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर दीजिए। फिर आप कहते हो कि आपके पास दोनों बार हेड आया, दोनों बार x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि दोनों हेड आया, यानी पहला भी हेड आया और दूसरा भी हेड आया। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। फिर दोबारा हेड आया तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 1/4। अब इनका सिंपल सा हम एक टेबल बना लेंगे, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम टेबल बना लेंगे बेटा, जहां पर हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 था या 1 था या 2 था, और यहां पर उसके प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। 0 की जो प्रोबेबिलिटी था वो था 1/4, 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी था वो था 1/2, और 2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी था वो था 1/4। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ये आपका तरीका होगा लिखने का। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहली बार आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक बार दोबारा समझ लो। आपने दो कॉइन को टॉस किया तो आपने x मान लिया, x नंबर ऑफ हेड क्यों है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ हेड, हेड कितने आ सकते हैं, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या दोनों हेड आएंगे, ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आ गया। अब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। एक कॉइन के बारे में सोचिए, बाकी छोड़ दीजिए, एक कॉइन के बारे में आपको सोचना है। अगर आप कहते हो आपका एक भी हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया का मतलब क्या, दोनों टेल आए होंगे, तो आप टेल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। आप कहते हो आपका एक हेड आया तो या तो हेड टेल होगा या टेल हेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। आप कहते हो आपके दोनों हेड आए तो दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी। सिंपल तरीका तो है, इसका टेबल बना लेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं, आपका सेकंड पार्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ टेल। अब आप कह रहे हैं नंबर ऑफ टेल इन द सिमिल्टेनियसली टॉसेस 3 कॉइन। अब आपने 3 सिक्कों को उछाला, 3 कॉइन को उछाला है, ध्यान से देखना बेटा। अब आपको सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि आपने 3 कॉइन को टॉस किया है और नंबर ऑफ टेल की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ टेल हो सकता है कि भाई एक भी टेल ना आया हो, या हो सकता है एक टेल आ गया हो, या हो सकता है दोनों टेल आया होगा, या हो सकता है तीनों टेल्स आए हो, ये हो सकता है ना। आपने 3 कॉइन उछाला तो आप अपने आप से पूछिए कि कितने टेल्स आ सकते हैं। या तो हो सकता है एक भी टेल ना है तीनों में, या हो सकता है तीनों में से एक बार टेल हो, या तीनों में से 2 बार टेल हो, या तीनों में से तीनों बार टेल हो। ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हो सकता है। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, यहां लिखेंगे लेट x इज नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि टेल्स की बात हो रही थी। x इज नंबर ऑफ टेल्स, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो 0 या 1 या 2 या 3। लेट हम कहते हैं कि t इज हेड, हमने t को या h को, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, आप ऐसे ही कर लो, t को टेल और h को हेड रिप्रेजेंट कर लो, आसान होगा लिखने में। तो यही सिचुएशन हम यहां पर अपनाते हैं। लेट h इज हेड, लेट h इज हेड, हमने h जो है वो हेड को मान लिया, और t इज टेल, हमने t को टेल डिनोट कर दिया। नाउ केवल एक कॉइन के बारे में आपको सोचना है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो भी 1/2। अब जो मैं पूछूं आप उसका आंसर ईमानदारी से सोचना। अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू 0, x आपने किसको माना था, टेल्स को। आप कहता है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी बार टेल नहीं आया। x इक्वल टू 0 मतलब एक भी बार टेल नहीं आया। तो जब टेल नहीं आया तो कौन आया, हेड आया होगा। जब टेल नहीं आया होगा तो पहला भी हेड होगा, दूसरा भी हेड होगा, तीसरा भी हेड होगा। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, सॉल्व कर दोगे 1/8, आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, आप कहते हो कि एक टेल आया, तो एक टेल कब आया,
हो सकता है कि पहली बार में टेल आ गया हो, बाकी दोनों हेड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले हेड आया हो फिर टेल आया हो फिर हेड आया हो, या ऐसा हो सकता है कि पहले हेड आया हो फिर हेड आया हो और फिर टेल आया हो। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? आप कहते हो एक टेल आया था, एक टेल कब आया? हो सकता है भी दोनों, पहला टेल आ गया हो फिर दोनों हेड आया हो, या पहला हेड आया हो फिर टेल आया हो फिर हेड आया हो, या दो हेड आने के बाद टेल आया हो, तो ये पॉसिबल है। अब यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, और सेम चीज देखिए 3 बार है, 1 2 3। तो या तो आप तीनों के लिए लिखिए, या मैं तो एडवाइस करूंगा मल्टीप्लाई 3। अब देख, क्योंकि 1 2 3 यही चीज सेम है ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 सबके लिए सेम ही है। तो या तो आप तीनों बार लिखिए या मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, एक ही बात है। तो यहां पर आ जाएगा 3/8 किसके लिए? 1 के लिए। जब एक बार टेल हो तो 3/8। अब आप कहते हो कि सर दो बार टेल आया, दो बार टेल आया, तो दो बार टेल क्या कैसे पॉसिबल है? ध्यान से देखिए, हो सकता है पहला भी टेल हो, दूसरा भी टेल हो, तीसरा हेड हो सकता है कि पहला टेल हो, दूसरा हेड हो और फिर टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहला तो हेड आ जाए लेकिन बाद के दोनों टेल आ जाए। यही तो पॉसिबल केस है, तीन ही पॉसिबल केस बनेंगे, या तो दोनों टेल होंगे एक हेड होगा, या पहला टेल होगा, क्योंकि आपने क्या लिखा x = 2, x = 2 मतलब दो टेल, x = 2 मतलब दो टेल, आपके दो टेल आए, तो दो टेल कैसे कैसे पॉसिबल है? दो टेल एक हेड, पहला और लास्ट वाला टेल बीच का हेड, और शुरू का हेड और बाद के दो टेल, ये पॉसिबल 3 बार आ जाएंगे। फिर वही चीज, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, और यही चीज देखिए 3 बार है तो फिर से 3 मल्टीप्लाई। ये आप एक काम करिए, इसी चीज को आप 3 बार रिपीट कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसी चीज को 3 बार रिपीट कर देंगे तो भी यही बात बनेगी, या मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए क्योंकि सेम चीज है। नाउ इनका आप सोल्यूशन करोगे तो ये फिर से आ जाएगा 3/8। अब लास्ट आता है x = 3, लास्ट यही था ना x = 3। x = 3 का मतलब क्या है? तीनों टेल आए। x = 3 का मतलब तीनों टेल आए। तीनों टेल मतलब पहला भी टेल, दूसरा भी टेल, तीसरा भी टेल। आपका पहला भी टेल आया, दूसरा भी टेल आया, तीसरा भी टेल आया। सर टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, आंसर आ गया 1/8। कितना सिंपल सा, साधारण सा, सरल सा आंसर है। इसके बाद आप एक छोटा सा टेबल बनाओगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें आप यहां पे लिखोगे x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x और उनकी प्रोबेबिलिटी। तो पॉसिबल वैल्यू x क्या था? या तो 0 था, या 1 था, या 2 था, या 3 था। पहले की प्रोबेबिलिटी शायद 1/8 आया था, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 3/8, फिर आपका 3/8 और फिर 1/8। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको आप बोलोगे रिक्वायर्ड आंसर। आपने पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। नाउ अगले पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या कहता है? नंबर ऑफ हेड। फिर से वापस हेड पे आ गया, वो वापस हेड पे आ गए। नंबर ऑफ हेड बताओ इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब कॉइन को कितने बार उछाला? 4 बार। 1 2 3 4, 4 कॉइन है आपके पास। अब आपके पास 4 कॉइन है, घबराइए मत, आपके पास 4 कॉइन, आपको 4 हो 40 हो क्या फर्क पड़ता है? आपको तो एक कॉइन लेके चलना है। 4 कॉइन है और नंबर ऑफ हेड की बात कर रहा है, तो हो सकता है भाई एक भी बार हेड ना आया हो सकता है एक बार हेड आया हो सकता है 2 बार हेड आया हो सकता है 3 बार हेड आया हो, या हो सकता है चारों बार हेड आया हो। ये बात होगी ना 4 कॉइन में। अगर आप 4 कॉइन को टॉस करोगे, 1 2 3 4, 4 कॉइन को टॉस किया तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? या तो चारों हेड आ जाएंगे, खुश, हैप्पी, किस्मत अच्छी होगी। हो सकता है 3 हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड आ जाए, हो सकता है 1 हेड आ जाए, या किस्मत खराब है एक भी हेड नहीं आएगा। तो ये पॉसिबल केस होंगे। तो इसी प्रकार से आप वीडियो को रोक के आप खुद ट्राई करिए, आपका आंसर 100% आएगा। बाकी बच्चों को तो मैं करा ही रहा हूं। तो चलिए आ जाइए बेटा, थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। लेट x इज नंबर ऑफ हेड। x जो है वो हमारा नंबर ऑफ हेड्स है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? या तो एक भी बार हेड ना हो, या एक हेड हो, या 2 हेड हो, या 3 हेड हो, या चारों हेड हो। अब लेट h इज हेड, h इज हेड, हमने h जो है वो हेड को डिनोट कर दिया, और t इज टेल, हमने t जो है वो टेल को डिनोट कर दिया। अब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक कॉइन के अंदर? 1/2। और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक कॉइन के अंदर? तो भी 1/2। अब देखिए 1 by 1, इसको 1 by 1, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले आप लिखते हो x = 0, यानी एक भी बार हेड नहीं आया। x = 0 का मतलब क्या? हर बार जब आप लिखते हो ना अपने आप से पूछो इसका मतलब क्या है। x = 0 का मतलब यह है एक भी बार हेड नहीं आया, एक भी बार हेड नहीं आया। तो जब एक भी बार हेड नहीं आया तो कौन आया? टेल आया। जब एक भी बार हेड नहीं आया तो कौन आया? टेल आया। 1 2 3 4, चारों बार टेल आया। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/16। पहले का आंसर आपका आ चुका है।
अब आप कहते हो एक बार हेड आया, एक बार हेड आएगा मतलब क्या है? हो सकता है कि पहला हेड आ जाए और बाकी सब टेल हो, समझ रहे हो मेरी बात को? हो सकता है कि पहला टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए और ये टेल टेल आ जाए, या पॉसिबल है भाई पहला आपका टेल आ जाए, फिर से टेल आ जाए, हेड आ जाए, फिर आपका टेल आ जाए, या आपका पॉसिबल है सर कि पहला आपका टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए और लास्ट में आपका हेड आ जाए। समझ रहे हो बात को? यहां तक कोई समस्या नहीं है। आपने बोला क्या एक हेड, कि भाई एक हेड आया। अब एक हेड कैसे कैसे पॉसिबल है, आप अपने आप से पूछिए, एक हेड कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है पहला ही हेड आ जाए, हो सकता है दूसरा हेड हो सकता है तीसरा हेड हो, और हो सकता है चौथा हेड हो, बाकी तो टेल ही रहेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस टेल 1/2, टेल 1/2, टेल 1/2 और हेड 1/2। मजा आ रहा होगा बेटा, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। अब आप ध्यान से देखिए तो यह आ जाएगा आपका 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, 4/16 कैंसिल कर दोगे, 1/4 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का। थर्ड पार्ट पे आते हैं। अगर आप कहते हो कि सर दो हेड आया, दो हेड कैसे कैसे पॉसिबल, आप ये पूछिए अपने आप से। हो सकता है कि दोनों हेड हो फिर दोनों टेल हो, ऐसा पॉसिबल है ना। हो सकता है कि भाई पहला हेड हो, दूसरा टेल हो, फिर हेड हो, फिर टेल हो, प्लस हो सकता है कि आपका पहला हेड हो, फिर टेल टेल हो और लास्ट वाला हेड हो जाए। हो सकता है कि आपका टेल हो, फिर हेड हेड हो और फिर आपका टेल हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है आपका पहला टेल हो, दूसरा भी टेल हो, फिर आपका हेड हेड हो, या हो सकता है कि आपका पहला टेल हो, ठीक है, पहला आपका टेल हो, फिर आपका हेड हो, फिर आपका टेल हो, फिर आपका हेड हो। देखिए ये केसेस बनेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 केस बनेंगे। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालिए बेटा। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। आप सबकी निकालिए 1 2 3 4 5 6, या तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालिए या आई थिंक 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ सेम है। आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ज्यादा बेहतर हो। टाइम हो तो ऐसा करना, टाइम हो तो आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देना जैसे मैंने अभी निकाला था, और टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा करने पर आपका आएगा 6/16 आ जाएगा, 2 से आप कैंसिल कर लोगे तो 3/8 जो होगा ये आपका x = 2 के लिए रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया बेटा ऐसा क्यों हुआ? आपसे क्या कहा जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था कि ऐसा दो हेड के लिए पूछा जा रहा था, तो दो हेड के लिए कौन कौन से पॉसिबल केसेस है, तो ये 6 केसेस पॉसिबल जो आपके सामने हैं। आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो सॉल्व करने पर 3/8 आएगा। नाउ हो सकता है कि 3 हेड हो, है ना, हो सकता है कि 3 हेड हो। अब 3 हेड के लिए सोचिए, 3 हेड के लिए क्या क्या पॉसिबल केस है। हो सकता है कि शुरू के तीनों हेड हो और लास्ट में टेल हो। ऐसा हो सकता है कि पहला टेल हो और लास्ट वाले हेड हो तीनों, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। या ऐसा हो सकता है पहला हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर बाकी दोनों हेड आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला हेड आ जाए, दूसरा भी हेड आ जाए, तीसरा टेल हो और लास्ट वाला हेड हो। तो 4 केसेस बनेंगे बेटा, आप करके देखना। ये 4 केसेस बनेंगे। जब आपसे 3 हेड की बात होगी तो ये 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। फिर सबकी प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर टाइम हो तो सबकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल के दिखाना, टाइम नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई 4 कर देना, 1 2 3 4, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये आ जाएगा 4/16, आंसर आएगा 1/4। समझ में आ गया बेटा? ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, 4 लास्ट पार्ट देखें। अब आप कहते हो कि सर चारों हेड आया, चारों हेड आया मतलब फर्स्ट भी हेड आया, सेकंड भी हेड आया, थर्ड भी हेड आया, फोर्थ भी हेड आया, यही बात हो ना। अगर आप कहते हो x = 4, x = 4 का मतलब क्या है कि चारों हेड आया। x = 4 का मतलब है कि चारों हेड आया, हेड 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 चारों हेड आया। तो चारों हेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ओवरऑल आ जाएगा 1/16, यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्यारा सा टेबल बना दोगे, जिसमें आप पहले लिखोगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल वैल्यू x क्या था, या तो 0 था, या 1 था, या 2 था, या 3 था, या 4 था। पहले की प्रोबेबिलिटी 1/16 आया था, इस वाले की प्रोबेबिलिटी 1/16, फिर आया था आपका 3/8, यहाँ भी आपका 3/8, और ये था आपका
3/8, 3/8 यही था ना आपका, 1/, एक मिनट बेटा सही कर लूँ मैं इसको, एक मिनट मैं सही कर लूँ, एक मिनट इस वैल्यू को मैं ठीक कर लेता हूँ। 1/16 ये तो ठीक है, उसके बाद 1/4 आया था बेटा, ये 1/4 आया था आपका, आई थिंक ये भी आपका 1/4 ही आया होगा फिर, और 2 के लिए मैं देख लेता हूँ 3/8, सॉरी बेटा ठीक कर दिया मैंने, आप ठीक कर लेना, गलत मत करना। तो जो आंसर आया था वही आपको फिल करना है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है बेटा। तो किसी क्वेश्चन में घबराना नहीं है कि कॉइन 3 बार है, 4 बार है, 5 बार, आपको एक कॉइन से मतलब है, बाकी कितनी बार भी केसेस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस किसके लिए बोला जा रहा है, इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, अगर आप 2 डाइस को एक साथ उछालते हो, और सीधी सी बात है जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल 36 केस बनते हैं। अगर मैं 2 डाइस को टॉस करूं तो आपको सक्सेस बोला जा रहा है, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड बाय नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से ग्रेटर नंबर आना चाहिए, यानी 5 और 6 आना चाहिए। ये चीज तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, चाहे 2 डाइस थ्रो हो या 3 डाइस थ्रो हो, आपको उससे मतलब नहीं है। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम सिंगल डाई काउंट लेके चलते हैं, सिंगल डाई को दिमाग में रखते हैं कि जब मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो ग्रेटर देन 4 यानी 5 और 6 की बात हो रही है एक डाई के लिए। याद रखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप करो तो एक डाई मान के चलो, एक यूनिट को लेके चलना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 5 करने वाले हो, जहां से आपसे बोला जा रहा है कि आपने 2 डाइस को एक साथ उछालना है और जहां पे सक्सेस जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो लेट x इज द नंबर ग्रेटर देन 4। हमने मान लिया कि x एक नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, हेंस पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? सर एक बात बताइए, जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो, जब आप 2 डाइस, ये पहला डाइस है और ये आपका दूसरा डाइस है, अगर आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो हो सकता है कि भाई दोनों पे 4 से बड़ी संख्या आ जाए, दोनों डाइस पे 4 से ग्रेटर नंबर हो सकता है दोनों डाइस पर 4 से ग्रेटर नंबर हो सकता है एक ही ऐसा डाई हो जिसपे 4 से ग्रेटर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भी दोनों में से एक भी डाई पे 4 से ज्यादा ग्रेटर ना हो। दोनों पे 4 से ज्यादा ग्रेटर हो सकते हैं, कोई एक पे 4 से ज्यादा ग्रेटर हो सकते हैं, और हो सकता है दोनों में से किसी में भी 4 से ग्रेटर ना हो। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 है, 1 है और 2 है। समझ में आ गया? पहले 2 बातें समझ में आ गया। x हमने लेट करा ग्रेटर देन 4 को, और ग्रेटर देन 4 क्या हो सकता है दोनों डाई पे ग्रेटर देन 4 हो सकता है दोनों में से एक पे ग्रेटर देन 4 हो, या हो सकता है दोनों में से एक पे भी ग्रेटर देन 4 नहीं हो। तो 0, 1, 2 ये पॉसिबल है। अब आपके दिमाग में केवल एक डाई घूमना चाहिए, केवल एक डाइस की बात करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ जब हम एक डाइस की बात करते हैं तो हम कुछ मान लेते हैं, ग्रेटर देन 4 को जी लेट कर लो या कुछ भी एक लेट कर लो, एस लेट कर लो, सक्सेस फेलियर लेट कर लो, या ग्रेटर देन 4, लेस देन 4, आप ऐसे करके कोई भी 2 चीज मानना पड़ेगा आपको। लेट जी इज ग्रेटर देन 4, हमने मान लिया कि जी जो है वो ग्रेटर देन 4 है, जी जो है वो ग्रेटर देन 4 है, एंड L इज लेस देन इक्वल टू 4। यहां G जो है वो ग्रेटर देन 4 है और L जो है वो 4 या 4 से छोटी संख्या है। तो ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी, एक डाइस को लेके चलो, 4 से ग्रेटर मतलब 5 और 6, तो 2 नंबर हो गए, और टोटल नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। समझ रहे मेरी बात? 4 से ग्रेटर तो 2 ही नंबर होते हैं एक डाइस में, 5 और 6 होते हैं, तो 2 नंबर होंगे 6 में से, ये तो हो गया ग्रेटर। तो ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी जो हो गया वो हो गया 1/3। और वहीं हम L की बात करें जिसको हमने 4 और 4 से छोटा माना है, तो 4 नंबर होंगे 6 में से, आप डिवाइड करोगे तो 2/3 आ गया। पहला केस। फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं जब दोनों में से किसी पे भी ग्रेटर देन 4 नहीं आया। अगर ग्रेटर देन 4 नहीं आया तो लेस देन 4 आया होगा, मेरी बात समझ रहे हो? अगर ग्रेटर देन 4 नहीं आया तो लेस देन 4 आया होगा, तो लेस देन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो क्या गया? 4/9, ये पहले की प्रोबेबिलिटी हो गई। आप कहते हो चलो जी एक में ग्रेटर देन 4 आया, अगर एक में ग्रेटर देन 4 आया तो हो सकता है कि पहले पे ग्रेटर देन 4 हो, दूसरे पे लेस देन 4 हो, या ऐसा हो सकता है कि पहले पे लेस देन 4 हो, दूसरे पे ग्रेटर देन 4 हो।
इसकी ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी आप निकालती 1/3, ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी 1/3 और लेस की प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस लेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास 2/3 है और ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/3 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल में क्या आएगा, 2/9, 2/9 प्लस 2/9 तो ये आ जाएगा 4/9। फिर आप कहते हो कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या, दोनों पे ग्रेटर देन 4 है, यानी पहले पे भी ग्रेटर देन 4 है और दूसरे पे भी ग्रेटर देन 4 है। तो ग्रेटर देन की 4 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/3, 1/3 और 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1/9। अब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाओगे आप, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप छोटा सा टेबल बनाओगे, यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ इसका px लिखोगे, 0, 1 और 2 ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x था, और जो प्रोबेबिलिटी आया था पहले का आंसर आपका 4/9 आया था, तो 4/9, सेकेंड पार्ट का आपका आंसर 4/9 फिर से आया था, तो 4/9, और थर्ड पार्ट का आंसर जो था वो आपके पास आया था 1/9। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर ली। एक बात दोबारा समझ लो बेटा, आपसे बोला जा रहा था कि x एक नंबर है ग्रेटर देन 4 है। अब ग्रेटर देन 4 जो है हो सकता है दोनों डाइस पे आ जाए, हो सकता है एक डाइस पे आ जाए, एक भी डाइस पे नहीं आए, तो 0, 1, 2 ये पॉसिबल केस है। जी हमने मान लिया ग्रेटर देन 4 है और l मान लिया कि 4 या 4 से छोटी संख्या है। तो ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6, क्योंकि 4 से ग्रेटर क्या है 5 और 6, तो 2 ही नंबर है, और 4 या 4 से लेस 4 नंबर है, तो 4/6। तो ये ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी और लेस देन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग कर ली। अब आप कहते हो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब किसी पे भी ग्रेटर देन 4 नहीं आया, तो लेस देन 4 आया होगा, यानी 2/3 और 2/3 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। आप कहते हो एक पे ग्रेटर देन 4 आया, हो सकता है पहले पे ग्रेटर देन 4 हो, दूसरे पे लेस होगा, या पहले पे लेस होगा तो दूसरे पे ग्रेटर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4/9। आप कहते हो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब दोनों पे ग्रेटर देन 4 है, यानी पहले पे भी ग्रेटर देन 4 है, दूसरे पे भी ग्रेटर देन 4 है, सॉल्व करोगे 1/9 और ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे, तो पढ़िए सेकंड पार्ट क्या कहता है। 6 अपेयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पे 6 आना चाहिए, दोनों में से कम एक डाइस पे 6 आना चाहिए। 6 अपेयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पे आपका 6 आना चाहिए। तो इसको हम एक्स मान लेंगे, जो हमें पूछा था इसको एक्स नोट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, सेकंड पार्ट आ जाता हूं, यहां से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। लेट x is the x is number 6 appear on at least 1 die. Let x is 6 appears at least, let 6 appear on at least 1 die. Let x is 6 appear at least 1 die. तो ये हमने मान लिया कि x जो है वो 6 अपेयर करता है एटलीस्ट 1 डाई पे। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दो होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। आपसे क्या पूछा था, एटलीस्ट 1 डाई, समझिए इस बात को। आपसे पूछा रहा है 6 अपेयर, 6 जो आना चाहिए वो ऑन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाइस पे आना चाहिए। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो दो बनेंगे, या तो 0 बनेंगे या 1 बनेंगे। 0 का मतलब यह है कि एक पे भी 6 नहीं आया, और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि हो सकता है कि पहले पे 6 हो, पहले पे 6 हो, दूसरे पे 6 ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 6 ना हो, दूसरे पे 6 हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों पे भी 6 हो, क्योंकि एटलीस्ट वन का 0 का मतलब है दोनों में से किसी पे भी नहीं, 0 का मतलब है दोनों में से किसी पे भी 6 नहीं आया, और 1 का मतलब है एटलीस्ट 1 बोला गया ना, एटलीस्ट 1। 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं, 0 तो आप अलग कर दो, क्योंकि आपने डाइस कितने उछाले थे, 2 डाइस उछाले थे ना। तो हो सकता है दोनों में से एक पे भी 6 ना आया हो, या दोनों में से एक पे 6 आया हो। तो 0 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 0 तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 1 के लिए समझिए, एटलीस्ट 1 बोला गया है, एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम, यानी हो सकता है पहले पे 6 हो, दूसरे पे ना हो, पहले पे 6 नहीं हो, दूसरे पे हो, या दोनों पे हो। तो यहाँ पे 3 केसेस आएंगे जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो पॉसिबल वैल्यू x 0 और 1 हो सकता है। उसके बाद आपको जो 6 है 1 डाइस के लिए लेना है, तो 6 के लिए क्या करोगे, लेट, आपको डिनोट कर लो 6 के लिए, लेट a इज 6, हमने a को 6 के लिए डिनोट कर दिया, और b इज नॉट 6, और b जो है वो नॉट 6 के लिए। तो a की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, 6 की प्रोबेबिलिटी का बात करें तो 1/6, और b की बात करें तो 1 में से माइनस कर दोगे, 1 में से 6 वाले को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 5/6।
तो ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी है और ये 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी है। अब समझिए इस बात को। अब अगर आप कहते हो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, एक भी बार 6 नहीं आया। x इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी बार 6 नहीं आया। वापस आता हूं बेटा, x इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी बार 6 नहीं आया, यानी पहली बार भी 6 नहीं आया, पहली बार में भी 6 नहीं आया और दूसरी बार में भी 6 नहीं आया, दोनों में से किसी पे भी 6 नहीं आया। फर्स्ट में भी 6 नहीं आया और सेकंड में भी 6 नहीं आया। तो 5/6 और 5/6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 36। उसके बाद आप कहते हो x इक्वल टू 1 कि 1 पर 6 आया, तो हो सकता है, अब क्योंकि क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 बोला गया था, तो हो सकता है कि पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 6 ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 6 ना आए दूसरे पे 6 आ जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे भी 6 हो दूसरे पे भी 6 हो। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। 0 के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि x इक्वल टू 0 मतलब एक पे भी 6 नहीं आया, x इक्वल टू 0 का मतलब है एक पे भी 6 नहीं आया। तो 6 नहीं के लिए क्या माना था, b माना था, यानी पहले पे भी 6 नहीं आया दूसरे पे भी 6 नहीं आया, 25/36। अब कहते हो आप x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब पहले पे 6 आ सकता है दूसरे पे नहीं, पहले पे 6 नहीं आ सकता है दूसरे पे आ सकता है, या हो सकता है दोनों पे आ जाए क्योंकि एटलीस्ट बोला गया था। चलिए इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बेटा। a की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो 1/6, b की प्रोबेबिलिटी 5/6, ऐसे ही b की प्रोबेबिलिटी क्या थी 5/6 और a की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर 1/6 और 1/6 आ गया। तो सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 36, फिर से आ जाएगा 5 अपॉन में 36 और लास्ट में आएगा 1 अपॉन में 36, तो टोटल 11 अपॉन में 36। अब आप इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर सकते हो, तो एक टेबल बना लीजिए, यहाँ आप लिखोगे x और ये इसका px होगा 0 और 1 के लिए। जब 0 की बात करें तो आंसर आपका 25/36 आया था, 25/36 आया था, और सेकंड आपका 11/36 आया था। मैं फिर से आपको समझा देता हूं बेटा, इसमें बोला गया था कि लेट x इज 6 अपीयर एट लीस्ट 1, कम से कम एक डाइस पे आपका 6 आना चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यू x 0 हो सकता है 1 आ सकता है, यानी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दो डाइस थोड़ी मानते हैं। आपको क्या सिखाया गया था, आपको डाइस एक ही लेके चलना है, एक डाइस लेके चलना है, केवल एक डाइस लेके चलना है। तो हो सकता है कि इस पे 6 आए या हो सकता है इस पे 6 ना आए, या कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 0 क्यों आया सर आपको एक डाई लेके चलना है। तो जब एक डाई के लेके चलेंगे तो हो सकता है कि 6 आए या 6 ना आए। तो अगर 6 नहीं आएगा तो 0 और 6 आएगा तो 1। ठीक है, अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ x में आ गया, 0 1 क्यों लिखा। अब आते हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, नहीं आने की 5/6 हो जाएगी। अब आप कहते हो कि भाई 6 नहीं आया, तो अगर 6 नहीं आया तो पहले पे भी 6 नहीं आया दूसरे पे भी 6 नहीं आया, ये लगा लो। आप कहते हो 6 आया कम से कम एक बार, तो पहले पे आ सकता है या दूसरे पे आ सकता है या दोनों पे आ सकता है, 3 केस होंगे, सबको सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब, आपके पास 30 बल्ब है, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, जिसमें 6 जो है वो डिफेक्टिव है। 30 बल्ब में से 6 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो पहले डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव का भी आप कर सकते हो, बाकी आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन, आपने 4 बल्ब निकाल लिए, 1 बाय 1 करके 4 बल्ब आपने सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है विद रिप्लेसमेंट, ऐसा आपने करा, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब का। आपके पास टोटल बल्ब क्या है, तो टोटल बल्ब आपके पास 30 है, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, तो डिफेक्टिव आपके पास 6 है। आपने जो बल्ब निकाले थे वो 4 निकाले थे, 4 बल्ब आपने ड्रॉ किए, 4 बल्ब आपने ड्रॉ किए, और आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का। तो इसको हम x लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। लेट x इज डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब हमने x मान लिया कि हमारा डिफेक्टिव बल्ब है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या पॉसिबल है, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव हो। आपने कितने बल्ब निकाले, 4 बल्ब निकाले, आपने 4 बल्ब ड्रॉ किया, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है उसमें से एक डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो सकता है 3 डिफेक्टिव हो सकता है चारों डिफेक्टिव हो, पॉसिबल है ना। आपने बल्ब कितने ड्रॉ करे, 4 बल्ब ड्रॉ करे, तो हो सकता है भाई एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है उनमें से एक डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो सकता है 3 डिफेक्टिव है, या हो सकता है चारों के चारों डिफेक्टिव हो। ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आ गया। अब आता है डिफेक्टिव पे। लेट d इज डिफेक्टिव, हमने मान लिया कि d जो है वो डिफेक्टिव है,
और n जो है नॉन डिफेक्टिव है, n जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। समझ रहे हो मेरी बात को? d को डिफेक्टिव मान लिया, n को नॉन डिफेक्टिव मान लिया। तो डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने थे? डिफेक्टिव देखो, डिफेक्टिव आपके पास थे 6 डिफेक्टिव थे, तो 6 डिफेक्टिव है 30 में से, सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा। अब नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 में से डिफेक्टिव को माइनस करना पड़ेगा, 1/5 को माइनस करोगे 4/5। समझ में आ गया बेटा? ये चारों बातें समझना मेन जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही मायने करता है। ये 4 चीज समझ में आ गई तो अब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली लाइन जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था उसको एक्स लेट करना पड़ता है, तो हमने एक्स किसको लेट किया? डिफेक्टिव आइटम्स को, ठीक है। दूसरा आपको लिखना पड़ता है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। आपने 4 बल्ब ड्रॉ किए, हो सकता है कि 0 डिफेक्टिव हो, 1 डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव हो, 3 डिफेक्टिव हो, या फिर चारों के चारों डिफेक्टिव है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आ गया। अब डिफेक्टिव की बारी आती है, तो डिफेक्टिव कितने हैं? 6 है 30 में से, तो आ गया आपका आंसर 1/5। नॉन डिफेक्टिव 1 में से डिफेक्टिव माइनस कर देंगे, नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा। अब आ जाइए मुद्दे की बात करते हैं पहले पॉइंट से। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? पहला भी नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव, चौथा भी नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना। अगर आप x इक्वल टू 0 लिखते हो यानी कोई सा भी डिफेक्टिव नहीं है, नॉन डिफेक्टिव है, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव है। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव है, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। x इक्वल टू 0 का मतलब है कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। x किसको माना था? डिफेक्टिव को। x कौन है? डिफेक्टिव। और आप लिख रहे हो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब कोई डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है तो कौन है? नॉन डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, इट मींस 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5, तो याद आएगा 256/625 पहले का आंसर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। आप कहते हो कि सर एक डिफेक्टिव है, उनमें से कोई एक, 4 आपने निकाले थे, उनमें से कोई एक डिफेक्टिव, आप ऐसा कह रहे हो कोई एक डिफेक्टिव है, तो एक डिफेक्टिव है तो हो सकता है पहला ही डिफेक्टिव आ जाए, बाकी सब नॉन डिफेक्टिव है ना। या हो सकता है कि दूसरा डिफेक्टिव हो सकता है आपका दूसरा डिफेक्टिव हो, बाकी नॉन डिफेक्टिव हो सकता है कि तीसरा डिफेक्टिव हो, बाकी नॉन डिफेक्टिव हो, या हो सकता है कि चौथा डिफेक्टिव हो, बाकी सब नॉन डिफेक्टिव हो। तो जो जो पॉसिबल केस है वो सब यहाँ पे लिख देंगे। पहला डिफेक्टिव हो सकता है कि पहला ही डिफेक्टिव हो सकता है दूसरा डिफेक्टिव हो सकता है तीसरा डिफेक्टिव हो, या हो सकता है लास्ट वाला ही डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या थी? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5, नॉन डिफेक्टिव की 4/5, 4/5 और 4/5, प्लस नॉन डिफेक्टिव क्या था? नॉन डिफेक्टिव आपके पास था 4/5, डिफेक्टिव आपका 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, फिर नॉन डिफेक्टिव 4/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5। लास्ट केस पे आते हैं, नॉन डिफेक्टिव 4/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5 और डिफेक्टिव 1/5। सबको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 4 16 और यह आ जाएगा 64 अपॉन में 625, ठीक है। और यही चीज शायद 1 2 3 4 बार है, तो फिर आप 4 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यही केस 4 बार है, तो ओवरऑल यही आ जाएगा 256 अपॉन में 625। नाउ x इक्वल टू 2 लिखते हैं। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? 2 डिफेक्टिव। x इक्वल टू 2 का मतलब है 2 डिफेक्टिव। हो सकता है कि पहला ही डिफेक्टिव हो, दूसरा भी डिफेक्टिव हो, बाकी दोनों नॉन डिफेक्टिव हो सकता है कि शुरू के 2 जो हैं नॉन डिफेक्टिव है और लास्ट के 2 जो हैं वो डिफेक्टिव है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव हो, फिर डिफेक्टिव हो, फिर नॉन डिफेक्टिव हो, फिर डिफेक्टिव हो। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो, फिर नॉन डिफेक्टिव हो, फिर डिफेक्टिव हो, फिर नॉन डिफेक्टिव हो। 2 केस और बनेंगे बेटा, 6 केस बनेंगे टोटल। ऐसा भी हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव हो, फिर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव हो, और लास्ट आपका पॉसिबल हो सकता है कि डिफेक्टिव हो, फिर नॉन डिफेक्टिव हो और फिर ये डिफेक्टिव हो। तो टोटल बन के 6 केस बनेंगे इस प्रकार से। जब 2 डिफेक्टिव की बात करें तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5, 4/5 और नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी सॉरी बेटा, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/5, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट ठीक है। डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/5 और नॉन डिफेक्टिव 4/5 और 4/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5 और 4/5, डिफेक्टिव 1/5, 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5। ठीक है बेटा। नाउ इस पे आ जाते हैं।
नॉन डिफेक्टिव की बात हो रही है। नॉन डिफेक्टिव क्या था, 4/5, डिफेक्टिव 1/5, डिफेक्टिव 1/5 और नॉन डिफेक्टिव 4/5। डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5। तो 6 केस बनेंगे टोटल। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16/625 और यही चीज है कि 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 केस है। तो 16 की 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 6 से क्यों मल्टीप्लाई करा बेटा, क्योंकि टोटल 6 केस है। तो ये आ जाएगा 96/625। ठीक है बच्चों। अब आप कहते हैं कि भाई सर 3 डिफेक्टिव हो, x = 3 डिफेक्टिव है। 3 डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि हो सकता है कि पहला भी डिफेक्टिव हो, दूसरा भी डिफेक्टिव हो, तीसरा भी डिफेक्टिव हो, फिर नॉन डिफेक्टिव हो, या हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव हो लेकिन बाकी तीनों जो है वो डिफेक्टिव हो। ऐसा भी हो सकता है कि डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव हो, नॉन डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई डिफेक्टिव हो, नॉन डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव हो। टोटल 4 केस बनेंगे बेटा। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5, डिफेक्टिव 1/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5। उसके बाद नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, डिफेक्टिव 1/5 और डिफेक्टिव 1/5। फिर डिफेक्टिव 1/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, डिफेक्टिव 1/5। समझ में आ गया बेटा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा इनकी। 4 में आ जाएगा 625 और 1 2 3 4, यही 4 बार है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 16/625 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। 4 केस थे तो ये आंसर आएगा। अब आते हैं x = 4। x = 4 का मतलब है चारों डिफेक्टिव, यानी पहला भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव और लास्ट वाला भी डिफेक्टिव। तो 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5 चारों डिफेक्टिव है। तो 1/625 चारों पार्ट, पांचों पार्ट आपके आंसर आ गए। उसके बाद आप एक टेबल बनाओगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम यहां लिखेंगे आपका x और ये आपका px। x की पॉसिबल वैल्यू 0 था, फिर 1 आया था, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 0 के लिए याद कीजिए, 0 के लिए 256 आया था, 256/625। इसके लिए भी यही आया था 256/625। 2 के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ। 2 के लिए आपका आया था बेटा 96/625, है ना, यही आया था ना। 2 के लिए 96, तो 96/625। इसके लिए शायद 16 आया था, 16/625 और 1/625। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। बड़ा सिंपल सा केस था। आपको ये ध्यान रखना है, 4 बातें याद रखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कभी गलती नहीं होगी। अब मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप काफी हद तक कर चुके हो। 4 बातें में 4 बातों को ध्यान रखना। पहला, अपने आप से पूछना x किसको लेट करना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए। दूसरा, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 2 पॉइंट हो गए। जो पूछा जाए उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके अपोजिट, जिसे हम बोलते हैं सक्सेस और फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, कि जो पूछा जाए उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके अपोजिट की प्रोबेबिलिटी। जैसे डिफेक्टिव, उसका अपोजिट नॉन डिफेक्टिव, 6 आने की तो 6 नहीं आने की, इस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अ कॉइन इज बाइस्ड। सर बाइस्ड क्या होता है? बाइस्ड मतलब पक्षपात। बाइस्ड का मतलब होता है पक्षपात। आपने महाभारत देखी होगी ना, महाभारत में शकुनी, याद है शकुनी मामा, जो नंबर चाहते थे वो नंबर आ जाते थे। उसके पीछे कहानी ये है कि उनके फादर के जो हड्डियां थी, अस्थियां थी, उससे जो अस्थियां थी उससे तैयार किया गया था। तो इसलिए उनको आशीर्वाद मिला था कि वो जो शकुनी मामा थे वो जो नंबर चाहते थे डाइस पे वही आता था। तो उसे बोलते हैं बेटा बाइस्ड, पक्षपात। एक होता है अनबाइज, जो हम लोग खेलते हैं नॉर्मली, कोई चीटिंग नहीं कर सकता, अपने हिसाब से आएगा। एक होता है बाइस्ड, यानी जिसमें पक्षपात हो, जो नंबर चाहे वही आने की ज्यादा संभावना हो। अ कॉइन इज बाइस्ड, पक्षपात है, इस प्रकार से बाइस्ड है, सो दैट द हेड इज 3 टाइम, जो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है एज लाइकली टू टेल। हेड की आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू टेल। ठीक है बेटा, मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। लेट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, हम बात कर लेते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स की। हम बात कर लेते हैं कि टेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो x है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? हेड की प्रोबेबिलिटी 3x होगा। मेरी बात सहमत हो? अगर टेल की प्रोबेबिलिटी x है तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3x, 3 गुना है। क्वेश्चन देख लो आपने क्या कह रहा है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज, हेड की जो प्रोबेबिलिटी है इज 3 टाइम्स, वो 3 गुना है किसके मुकाबले, टेल्स के कंपैरिजन, एज कंपेयर टू टेल्स। तो अगर टेल्स की प्रोबेबिलिटी x है, अगर टेल्स की प्रोबेबिलिटी x है तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3x। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि सर दोनों का सम इक्वल टू 1 आएगा, तो x प्लस 3x दोनों का सम 1 आना चाहिए। 4x इक्वल टू 1 आ गया, x की प्रोबेबिलिटी 1/4, x किसको माना था, टेल को, तो टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 आ गया, और हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 आ गया। पहले बताओ यहां तक सुना आ गया बेटा। टेल की प्रोबेबिलिटी x से नोट करा, हेड की प्रोबेबिलिटी 3x है, दोनों का सम 1 होगा, 4x 4 से डिवाइड, टेल की प्रोबेबिलिटी हेड की प्रोबेबिलिटी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है इफ द कॉइन इज, अब एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, टॉइस 2 बार उछाला गया, ठीक है, एक बार 2 बार, कॉइन को 2 बार टॉस किया हमने, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल क्या हो सकता है भाई, नंबर ऑफ टेल क्या हो सकता है कि एक भी बार टेल ना आए, हो सकता है एक बार टेल आ जाए, या हो सकता है दोनों बार टेल आए, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है एक भी बार टेल ना आए, हो सकता है एक बार टेल आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, क्योंकि आपने 2 कॉइन टॉस किया था। तो जिसको मैंने 4 स्टेप बताया था आपको, जो पूछा जाए पहले वो x, जो मुझसे पूछा जाएगा वो मेरे लिए x है। वैसे भी x का बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग भाई, इंडियन है, अपने x का पूरा ध्यान रखते हैं, तो x का ध्यान रखेंगे पूरा। आइए, तो लेट, अच्छा ये स्मॉल x था, ये ध्यान रखना, कैपिटल X, लेट x इज टेल्स, यही पूछा था ना, टेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स, तो x इज नंबर ऑफ टेल, x इज नंबर ऑफ टेल्स, हमने x मान लिया नंबर ऑफ टेल्स को। तो दूसरा स्टेप क्या बताया था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, एक पे भी टेल ना हो, एक पे टेल हो, या दोनों पे टेल हो। अब यहाँ पे टेल और हेड मानने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। 4 स्टेप आपको बताया था ना, याद कीजिए 4 स्टेप अभी मैंने आपको बताया था, 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप x किसको मानना है, नंबर ऑफ टेल्स को। दूसरा स्टेप x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है, 0, 1, 2, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप होता था हेड और टेल वगैरह इनकी प्रोबेबिलिटी, वो तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर लिया, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 ऑलरेडी है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप नीचे की जगह ऊपर आ गया, ठीक है, इतना ही फर्क है। अब आगे बढ़ जाए। अब अगर आप कहते हो सर, अगर आप कहते हो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि भाई एक भी बार टेल नहीं आया, x इक्वल टू 0 मतलब एक भी बार टेल नहीं आया, तो टेल नहीं आया तो हेड आया होगा, है ना। x इक्वल टू 0 मतलब एक भी बार टेल नहीं आया, यानी पहली बार भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आया। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 इंटू में 3/4, तो क्या आ जाएगा 9/16। आई होप सबको समझ आ गया होगा बेटा। आप कहते हो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक भी बार टेल नहीं आया, एक भी बार टेल नहीं मतलब हेड आया होगा, तो दोनों बार हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। फिर आप कहते हो चलो एक बार टेल आया, तो एक बार टेल आया तो हो सकता है हेड और टेल हो, या फिर टेल और हेड भी हो सकते हैं। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4 और 3/4। सॉल्व करेंगे, 3/16 और 3/16 तो 6/16, 14 काट दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। अगला नेक्स्ट है बेटा x इक्वल टू 2, यानी दोनों बार टेल आया, दोनों बार आपके टेल आए, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 और 1/4, तो यह आ जाएगा 1/16। अब आप इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर सकते हो। तो एक बेहतरीन सा छोटा सा लॉजिक सा टेबल बना दीजिए x और px का 0, 1 और 2। 0 के लिए क्या था, 0 के लिए 9/16, 0 के लिए 9/16, 1 के लिए 6/16, 1 के लिए 6/16 और 2 के लिए 1/16। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा 9/16, 6/16 और 1/16। ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की आदत है, ओ हो इसी क्वेश्चन का था मुझे इंतजार, वो आ गई घड़ी, वो घड़ी आ गई जिस क्वेश्चन का मुझे इंतजार था। आजकल ट्रेंड में ये क्वेश्चन के वाला ही आता है। मैं आपको बताऊं, ट्रेंडिंग होता है ना, कुछ समय का ट्रेंडिंग होता है, गाने का भी ट्रेंडिंग होता है, हीरो का भी ट्रेंड, हीरोइन का भी ट्रेंड होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का भी अपना ट्रेंड होता है। आजकल ट्रेंडिंग में है बेटा, आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है, के वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है। A random variable x has the following probability distribution। आपको पहले से ही probability distribution दे दिया गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन होगा ना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा ना बनाने वाला, कितना भला होगा ना इंसान, पहले से ही टेबल दे दिया, बहुत बढ़िया।
पहले से ही टेबल गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करो। तो सर के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा बेसिक फंडामेंटल यूज करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है वो 1 होता है। याद कीजिए, सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इन सबको ऐड कर दूं, तो इक्वल टू मैं 1 लिख सकता हूं ना, कोई परेशानी तो नहीं। तो इन सबको ऐड करके इक्वल टू 1 लिखूंगा, उससे मैं के की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट आ जाइए सही बच्चे, दौड़ के आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट हम जानते हैं समीशन पी एक्स जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो सबको ऐड करते जाएंगे, 0 के 2 के इन सबको ऐड करते जाएंगे। 0 प्लस, या आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो और अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो, बढ़िया से रिप्रेजेंट करना हो, तो आप इसको भी ऐसे लिख लो, जैसे P1 लिखो पहले, फिर P2 लिखो। अगर टाइम हो, नहीं तो डैक लिख देना, मैं तो यही एडवाइस करूंगा। टाइम नहीं हो तो डैक कर देना, टाइम हो, अच्छे से लिखना चाहते हो, इंप्रेस करना चाहते हो, है ना, इंप्रेस तो बहुतों को करना हमें। तो अगर इंप्रेस करना चाहते हो तो बेटा बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बेटा बहुत कुछ लिखना पड़ता है, लल्ला सब लिखना पड़ेगा इक्वल टू 1। अब इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 0 के 2 के 2 के, 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के, जो दिया हुआ है एज इट इज लिखता जाऊंगा। 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, 3 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, क्या क्या लिख दिया मैंने, मुझे तो खुद ही नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7, सातों आ गए क्या, नहीं कुछ छूट गया क्या। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 लिखा ही नहीं, लो जी 0 गैप कर दिया, तो गलती हो गई ना, हुई ना गलती, सबसे होती है बेटा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा ठीक है, एक आगे हो गया, ठीक है बेटा। 0 भूल गया था, भावनाओं में बहक है ना, बहकना ऐसे ही बोलते हैं, फीलिंग में उतरना। 0 भूल गया था बेटा, ऐड कर लेना, ठीक है। ये 0 था ना, ये वाला पार्ट जो था 0 वाला, ये लिखना भूल गया था। तो वैसे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाता है क्योंकि 0 ही था, बट गलती तो गलती है। 0 के 2 के 2 के, 0 के 2 के 2 के, उसके बाद 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, और लास्ट है आपका 7 के स्क्वायर प्लस के, 7 के स्क्वायर प्लस के, 7 के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 1। ऐड करें बेटा, तो के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, ये हो गया 3 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर। के वाला ऐड करते हैं, 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 9 के प्लस का 9 के आ गया बेटा। और ये प्लस का 1 जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया बेटा, सारी बातें क्लियर है, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या करा, सबका प्रोबेबिलिटी में 1 होता है तो सबको ऐड करते गए, इक्वल टू 1 ले लिया। उसके बाद ये सिचुएशन बन गया, 10 के स्क्वायर प्लस का 9 के, है ना, के प्लस 4 के, 5 के, 5 और 3 8, 8 और 1 9 के इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपके पास ये सिचुएशन बना जिसमें हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड बेटा, भाई मैं इसका फैक्टराइजेशन कर दूं, तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस का के माइनस 1 इक्वल टू 0। 9 के को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अलग अलग कर दिया बेटा। नाउ दोनों में से आप कॉमन ले लोगे तो 10 के यहाँ जाएगा के प्लस 1 माइनस 1 के प्लस 1 इक्वल टू 0। एक आपका आ जाएगा 10 के माइनस 1, और एक आ जाएगा के प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो 10 के माइनस 1 इक्वल टू 0 अलग हो गया, के प्लस 1 इक्वल टू 0 अलग हो गया, के इक्वल टू माइनस 1, ये आ जाएगा नॉट पॉसिबल, ये आ जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर के नेगेटिव हो गया तो प्रोबेबिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप रख के देख लीजिए, सीधी सी बात है ना। आप एक बात समझिए, अगर के की जगह मैं रख दूंगा, यहाँ के की वैल्यू आपने क्या निकाला, आप कहते हो कि चलो के की वैल्यू मैंने मान ली -1 है, अब के की वैल्यू अगर -1 यहाँ पुट कर दूंगा तो -1 हो जाएगा ना ये। अब प्रोबेबिलिटी माइनस में थोड़ी हो सकता भाई, हमने पढ़ा है बात, तो नहीं पॉसिबल है, तो माइनस वाला तो हटा देंगे, बचा कौन, दूसरा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है, के की वैल्यू आ जाएगा बेटा 10 के इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1/10। इस प्रकार से बेटा के फाइंड करते हैं। तरीका पता लग गया, सिंपल सा तरीका यह है कि सबको ऐड करके इक्वल टू लिख दीजिए 1, उसके बाद आप आराम से फैक्टराइजेशन हो सकता है डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, के की वैल्यू आपका 1/10 आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट था।
नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 का मतलब है 0, 1 और 2। पहले आपको इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो अच्छे से। x इज लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब कौन, लेस देन 3 का मतलब है, लेस देन 3 का मतलब बेटा 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला, इन तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। 0, 1, 2 तीनों चीज को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट का आपका है x लेस देन 3। तो लेस देन 3 का मतलब है एक आपको 0 वाला लेना है, एक आपको 1 वाला इंक्लूड करना है, एक आपको 2 वाला इंक्लूड करना है। 0 पे तो 0 ही था, 1 पे शायद k था, 1 पे क्या था, 1 पे आपके पास ये रहा, 1 पे आपका k था और 2 पे आपका 2k था, k और 2k, 1 पे k था और 2 पर 2k था, सबको ऐड कर लोगे तो 3k, k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 1/10 है, तो 3/10 कितना सिंपल है, ये आपने अगले पार्ट का आंसर निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो बेटा। अगले पार्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पार्ट कराओ, सभी तैयार हो। अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 6। बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 6 का मतलब है 7, है ना, ग्रेटर देन 6 का मतलब है 7, एक ही है, तो 7 वाला इंक्लूड करेंगे। तो थर्ड पार्ट पे आ गए हम लोग, हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं जहां x इज ग्रेटर देन 6, और ग्रेटर देन 6 का मतलब है ओनली 7, और 7 क्या था, 7 आपका था 7k² प्लस का k, 7k², यही लिख देता हूं 7k² प्लस का k, वैल्यू पुट कर लो बेटा, 7 की जगह 7, k² 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 आ जाएगा, और प्लस का k आपका 1/10 आ जाएगा। ओवरऑल आपके पास आ गया 7/100 और 1/10। ले लीजिए इनका प्यार मोहब्बत से एलसीएम, जो कि 100 होगा, 7 10 के टेबल में 10 टाइम्स में तो 10 आ गया, ये आपके पास 17/100 आ जाएगा, तो 17/100 ये आपके 7 ग्रेटर देन 6 के लिए आंसर होगा बेटा, 17/100। अगला पार्ट क्या है आपके पास, 0 और 3 के बीच में, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, इसका मतलब आपको 1 लेना है और 2 लेना है। 1 और 2 की बात हो रही है फोर्थ पार्ट में, तो चलिए फोर्थ पार्ट भी कर ही लेते हैं। फोर्थ पार्ट जहां पर 0 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, तो 0 और 3 के बीच में आपका एक तो 1 आ जाएगा और एक आपका 2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ा होना चाहिए बट लेस देन 3 होना चाहिए, तो 0 और 3 के बीच में आता है 1 और 2, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर लोगे तो 1 और 2, k और 2k, k और 2k, एक आ जाएगा k और एक आ जाएगा 2k, दोनों का ऐड कर लो 3k, k की वैल्यू आप पुट कर दोगे 1/10, सो 3/10 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट का आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं जो कि सेम क्वेश्चन है k के फॉर्म में। आ जाइए बेटा 9 क्वेश्चन, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो आपको पार्ट 1 है। याद कीजिए इस एक्सरसाइज के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, पार्ट 1 जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, सेकंड पार्ट में मीन एंड वेरिएंस की बात होगी। तो अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे थे जिसमें हम क्या फाइंड कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और उसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है। सेकंड पार्ट में मीन एंड वेरिएंस की बात करेंगे। आज हम लास्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। सेम क्वेश्चन है, आपको एक टेबल दिया हुआ है, द रैंडम वेरिएबल x, जहां पे x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px के फॉर्म में आपको फॉलोइंग फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना वगैरह। देखिए वही चीज है, वहां पर उन्होंने क्या किया था, टेबल बना दिया था, यहां पे इन्होंने इस फॉर्म में दे दिया था कि आप कंफ्यूज हो सको। आप इसको टेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूं। पेपर में टाइम ना हो तो मत करना, बना अगर आप टाइम हो तो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। यहां आपने क्या लिखाना है, x, और यहां वही px, सेम चीज। देखिए 0, 1, 2, 0, 1 और 2, ये 3 चीजें। सॉरी बेटा, 0 पे आपका k है, 1 पे आपका 2k है और 2 पे आपका 3k है। ठीक है बेटा, और किसी और चीज के लिए 0 तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यानी कुछ और है तो 0, तो छोड़ो इसको। तो ये 3 है, आप इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, सेम चीज है, खुद भी आप कर सकते हैं। मैं करा देता हूं बेटा, आइए स्टार्ट करें बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट सबसे पहले के फाइंड कर देता हूं। हमें पता है कि सबका समीशन जो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो 1 होता है, और इसमें आएगा आपका 0 1 2 तीन चीज आएगा। तो P0 प्लस P1 प्लस P2 तीनों का सम जो होगा 1 के इक्वल होगा। अब इनकी वैल्यू k 2k 3k, एक आपका k है, एक आपका 2k है, एक आपका 3k है, इक्वल टू 1, सारा मिला के 6k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/6। तो k की वैल्यू आपने निकाल दिया बेटा, जो कि 1/6 था। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बाकी पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं सॉरी। कैसे निकालेंगे देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, जो कि आप निकाल चुके हो। k की वैल्यू आपके पास आ गया 1/6। अगला पार्ट आपसे कह रहा है कि लेस देन 2 होना चाहिए, x लेस देन 2। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है बेटा, सेकेंड पार्ट यहीं कर देता हूं मैं। सेकेंड पार्ट जो x है वो लेस देन 2 होना चाहिए। लेस देन 2 का मतलब एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। मैं फिर से आपको बोल देता हूं, लेस देन 2 का मतलब है एक 0 वाला और एक 1 वाला, दोनों को आपको ऐड करना है। तो 0 पे क्या था, 0 पे देखिए, 0 पे आपका k था और 1 पे आपका 2k था। दोनों को ऐड कर लोगे तो 3k। अब k की वैल्यू पुट कर लो, जो कि 1/6 था। 3 से कैंसिल कर लोगे तो 1/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा लेस देन 2 के लिए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन भी और इक्वल टू, यानी 0 1 और 2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इक्वल है। तो थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। अब हमसे कह रहा है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो इसमें आपका 0 तो आएगा ही आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली सबको इंक्लूड कर लोगे, k आ जाएगा, एक आपका 2k आ जाएगा, एक आपका 3k आ जाएगा, टोटल 6k हो गया। 6k की वैल्यू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 1 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। नाउ अगले पार्ट की बात करें तो आपसे कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से ग्रेटर। तो 2 से ग्रेटर तो है ही नहीं, 2 ही ले सकते हो क्योंकि इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। तो हम केवल थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में हम लेंगे p और जो x जो है, जो x है वो ग्रेटर इक्वल टू 2। तो x 2 या 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से ग्रेटर, केवल हमें यही लेना है, 2 या 2 से ग्रेटर। तो 2 या 2 से ग्रेटर तो केवल 2 वाला ही आएगा, क्योंकि 2 से ग्रेटर तो है नहीं टेबल में। टेबल में 2 से ग्रेटर तो था ही नहीं हमारे पास। 2 या 2 से ग्रेटर तो मैक्सिमम तो 2 ही है, तो 2 और ग्रेटर में केवल 2 ही आएगा। तो चलिए 3k ले लेते हैं बेटा। तो यहां पर आपके पास P2 के लिए 3k था, 3k की वैल्यू आपके पास 1/6, तो डिवाइड कर दोगे तो 1/2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस प्रकार से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बेटा। नमस्ते, जय हिंद, अपना ध्यान रखना, मेहनत से पढ़ना।